वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 और 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कवर कराए जाएंगे। तो चिंगारी जीत के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है। तो एक बार यहाँ पर 10 से 15 मिनट का समय डेली ज़रूर दिया करें करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शाम को जो करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है उसमें हर चीज़ कवर कराया जाता है। और आपको सबसे बेहतर चीज़ कि आपके लिए करंट अफेयर्स को रिवाइज कराया जाता है जो आपको याद रहे। जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इसके बाद वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न को देखेंगे। हमने सवाल पूछा था, भारत में अब तक कितनी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 महिला लोकसभा की अध्यक्ष अब तक बनी है। पहली मीरा कुमार, ये भी सवाल हमने आपसे पूछा हुआ है और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा है सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्रा महाजन, इन दोनों को याद रखिएगा। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और ये जो है बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन मनाया जाता है। 2021 के लिए जो इसकी थीम है वो है 3P। इसमें पहला P आपको याद रखना है परसिवरेंस, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा प्रोग्रेस। यह खदान द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकार के द्वारा खदान कार्रवाई कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए मनाया जाता है। 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राज्य महासभा ने घोषणा की थी कि हर वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस मनाया जाएगा। पहली बार ये 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। अगला सवाल है, हर वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के समर्थन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1964 से मनाया जा रहा है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को पहचानने के लिए इस दिन वरुण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है, सितंबर में अंतिम सप्ताह के गुरुवार को हर साल विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में एवर गिवेन नामक जो मालवाहक जहाज है वो सुएज नहर में फंस गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट, वर्ल्ड इन 2030, ठीक है, यानी 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर यूनेस्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, हिंसा और संघर्ष, जैव विविधता की हानि और भेदभाव और असमानता, पानी और आवास, भोजन की कमी 2030 के शांतिपूर्ण समाज के लिए 4 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को किसी स्थान को विश्व धरोहर सूची का टैग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो अगर बनाई जाती है वो यूनेस्को के द्वारा ही बनाई जाती है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के ह्यूबर्ट हरकज ने मियामी ओपन खिताब जीता है। नाम याद रखिएगा, ह्यूबर्ट हरकज ने ये मियामी ओपन खिताब जीता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड के हैं ये, ठीक है। हाल ही में पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकज ने जो है ये इटली के जेनिक सिनर को हराकर मियामी ओपन खिताब जीता है। महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी, कनाडा की बियांका एंड्रेस्कू को हराकर मियामी ओपन खिताब जीता है, ठीक है। पुरुषों के डबल्स में निकोला मैक्टिक और मैट पेविक ने खिताब जीता है, जबकि महिलाओं के डबल्स में शुको ओयामा और एना शिबहारा ने खिताब जीता है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि मियामी ओपन आमतौर पर मार्च और अप्रैल के बीच फ्लोरिडा के मियामी गार्डन में आयोजित होने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है। यह हार्ड कोर्ट यानी आउटडोर पर खेला जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स स्टार डिकेड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। स्पोर्ट्स स्टार डिकेड ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैरी कॉम ने ये जीता है। 6 बार की मुक्केबाज विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने स्पोर्ट स्टार एसएज जॉइंट्स ऑफ द डिकेड संस्करण में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। अभिनव बिंद्रा को इंस्पिरेशनल जॉइंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैरी कॉम को 2006 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIBA की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष भी चुना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखिएगा। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से कि कौन सी ऐसे इनमें से खिलाड़ी हैं जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित किया गया। और ऑप्शन में ऐसे 3 ऐसे खिलाड़ी दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक ही अवार्ड किसी को दिया हुआ हो, और ये मैरी कॉम ही होगा और एक ऑप्शन जिसमें इनको ये तीनों अवार्ड मिला है 2006 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रा नायडू। हाल ही में देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर डॉक्टर चंद्रा नायडू का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद उनका जो निधन है वो 88 वर्ष की उम्र में हुआ है। भारत के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी थी ये, और चंद्रा ने पहली कमेंट्री 1977 में इंदौर में राष्ट्रीय चैंपियन मुंबई और MCC के बीच आयोजित हुए एक मैच के दौरान इन्होंने की थी। चंद्रा नायडू ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका शीर्षक था CK नायडू ए डाउटर रिमेंबर। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर प्लोसेक पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा किस देश के छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के छात्रों को ये छात्रवृत्ति भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसका नाम है मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप, और ये जो है भारत के द्वारा बांग्लादेश के छात्रों को दी जाती है। भारत सरकार ने इस योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य 5 वर्षों में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका आप सबको पता है, मुद्रा यहाँ की टका है, प्रधानमंत्री यहाँ पर शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, गिर फॉरेस्ट के सबसे उम्रदराज शेर का 22 साल में निधन हो गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका नाम है धीर। ठीक है, ये सबसे उम्रदराज है गिर फॉरेस्ट के अंदर, 22 साल की उम्र में इसका निधन हुआ है। हाल ही में गिर फॉरेस्ट के सबसे उम्रदराज शेर धीर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसकी उम्र 22 साल थी। जूनागढ़ के सक्करबाग जू में इसकी मौत हुई है। धीर से पहले गिर फॉरेस्ट में कोई शेर 20 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाया था। धीर ने 22 साल लंबा जीवन जीकर नया रिकॉर्ड बनाया। एशियाटिक लायंस की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15 से लेकर 17 साल के बीच होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक लायंस के लिए मशहूर है। आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, जहाँ हाल ही में सबसे उम्रदराज शेर धीर का निधन हुआ था। तो आंसर गुजरात होगा। इस तरह से क्वेश्चन को जो है वो भाषा अलग अलग करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है वो स्थित है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता और पर्यटकों के लिए जो है वो खोल दिया गया है। ट्यूलिप गार्डन डल झील के किनारे जबरवन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। ये लगभग 30 हेक्टेयर की जो भूमि है उस क्षेत्र में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्व में सिराज बाग के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने खुलवाया था।
ट्यूलिप यह एक वसंत में खिलने वाले बारहमासी हर्बिकस बुल्बिफेरस जियोफाइट्स का एक जीनस है। यह फूल लिलीसी यानी लिलीसी के नाम से लिली परिवार का ही एक सदस्य है ये फूल। और ये ट्यूलिप क्या है? फूल है। और इसका नाम आपने यहाँ पर देखा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है, ला पेरोज किस देश के द्वारा संचालित किया जाने वाला एक रक्षा अभ्यास है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के द्वारा। फ्रांस 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास ला पेरोज का संचालन करेगा। भारत इस अभ्यास में अपने क्वाड भागीदार यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ हिस्सा लेगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट जारी की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FAO के द्वारा जारी की गई है। फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपल जो है ये किसके द्वारा? FAO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यानी FAO के द्वारा और फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन ने फॉरेस्ट गवर्नमेंट्स बाय इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स नामक एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में वनों की कटाई की दर स्वदेशी और जनजातीय क्षेत्रों में काफ़ी कम है। FAO की स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। यह भुखमरी को हराने और पोषण सुरक्षा में सुधार के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा दुर्लभ रोगों पर राष्ट्रीय नीति 2021 अनुमोदित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा दुर्लभ रोगों पर राष्ट्रीय नीति 2021 अनुमोदित की गई है। इसका उद्देश्य दुर्लभ बीमारियों के लिए उच्च उपचार लागत को कम करना और राष्ट्रीय संघ की मदद से स्वदेशी अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। नीति में दुर्लभ बीमारियों की राष्ट्रीय अस्पताल आधारित रजिस्ट्री बनाने का भी प्रावधान किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 में भारत को 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फोटो देखकर आप लोग आंसर समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही ये जो है ऐसा कारनामा किया है कि स्वास्थ्य बीमा राज्य के सभी निवासियों को प्रदान किया जाएगा और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य हो चुका है। यह स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दिया जाएगा। इस योजना के तहत राजस्थान के सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है और इस योजना की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2021-22 में की थी। अगला सवाल है, वजोसा उस्मानी किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। वजोसा उस्मानी जो है वो किस देश की बनी है? कोसोवा की बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसोवा की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। किसे अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन का जो है वो प्रमुख बनाया गया है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि वैष्णव इस महीने के अंत में रामनान से पदभार ग्रहण करेंगे, यानी उनका स्थान लेंगे। रामनन जून 2017 से AIM के पहले मिशन निदेशक के रूप में अग्रणी रहे हैं। अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के बारे में जानिए। देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने तत्वावधान में भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है ये। इसका उद्देश्य देश में नवाचार परितंत्र पर नजर रखना, नवाचार परितंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक छत्र या वृहद संरचना को सृजित करना है। इसकी शुरुआत साल 2016 में की गई थी। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया आपसे, हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मरीजों को विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बनाया है? हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक है, आपने देखा होगा बीते दिनों में केसेस जो है कोरोना के वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण यानी कोरोना फैलने वाला हॉटस्पॉट बन चुका है महाराष्ट्र।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं और यह राज्य पूरी दुनिया में संक्रमित मरीजों के मामले में पहले स्थान पर आ चुका है। साथ ही पुणे देश का सबसे ज़्यादा संक्रमित की संख्या वाला जो है वो शहर बन चुका है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग हो गए हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में रूस ने घोषणा की है कि उसने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का पंजीकरण कराया है, जो कि हमने आपको कल ही करंट अफेयर्स में बताया था। वैक्सीन का नाम कार्नीवैक रखा गया है। अगला सवाल है, हाल ही में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित चड्ढा को L&T टेक्नोलॉजी सर्विस ने MD और CEO नियुक्त किया है। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिग्विजय सिंह जाला। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये भारत के पहले जो है वो पर्यावरण मंत्री थे। 88 वर्ष इनकी उम्र थी, इनका हाल ही में निधन हुआ। और दिग्विजय सिंह जाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री यानी इंडिया के पहले इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे। इन्होंने इस पद पर 1982 से 1984 तक काम किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी जब ये पर्यावरण मंत्री थे, उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी और इसी वजह से ये पहले जो है वो पर्यावरण मंत्री 1982 में और से लेकर के 84 तक रहे थे। इसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशंस प्राइड नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। ये पुस्तक हमने कई बार आपको रिवाइज कराई है, इस पुस्तक को याद रखिएगा। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सुपरी पालाना को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैलेंद्र कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है, ये भी बुक से संबंधित है, सिनेमा थ्रू रसा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रचंड परवीर। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछा गया है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों यानी नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? इस सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको मालूम होगा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। अब है चौथा सवाल है, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में यानी नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था यानी बट गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 अलग-अलग दल में विभाजित हुआ था। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो ये 1896 में जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में जो है इसको गाया गया था। अब बारी आज के चिंगारी प्रश्न की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है? 4 ऑप्शंस यहाँ पर है, इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको ये भी बता दें कि लगातार चौथी बार ये रहा है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप देखिए और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।